थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सम्मान डॉक्टर राजा जोड़े जो हमारे युवा बच्चों का भविष्य निर्माण में लगे हैं, समाज निर्माण में लगे हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को जो ये सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ, मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी का जो कड़वा सच मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं छोटी सी मतलब अपने जीवन को संक्षिप्त तौर देता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी भैंसदेव तहसील के जो है विजयग्राम में मेरा जन्म हुआ है, विजयग्राम कोयलारी में और 1975 में। और तब उसके बाद मेरे पिताजी नौकरी का काम करते थे, मतलब मजदूर जिसको बोलते हैं। और उसके कुछ वक्त के बाद हम लोग चिचोरी नाना भैंसदेव के पास से ग्राम में शिफ्ट हुए। पिताजी भी मजदूरी का काम ही करते थे और 6 साल की उम्र में मैं स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता था, तो स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए दलिया खाने के लिए जाता था बेसिकली। और वहाँ दलिया खाने जाने लगा तो वहाँ के शिक्षक है जो आदरणीय रामचंद्र भरपेटी, उन्होंने मुझे बोला कि आप पिताजी को लेके आओ। तो हमारे पिताजी को बोला कि भाई सर ने बुलाया है, मेरा एडमिशन करना है। तो पिताजी ने एक शब्द बोला, अरे हमारे बस की बात नहीं है। पिताजी को उस समय 80 में 500 रुपये साल का मिलता था, 500 रुपये साल का मिलता था। बोले हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास पैसा बहुत कम है। तो 2-3 दिन बाद जब मैं स्कूल जाते रहा, सर ने बोला पिताजी ने आप निकल आए। और उस समय मेरे पास कपड़े कुछ नहीं थे, एक बनियान और चड्डी, इसमें ही जाता था मैं। और ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं दलिया लेने जाते रहा। नेक्स्ट ईयर में सर ने मुझे बुलाया और अंदर बिठा दिया, बोला आप इधर बैठो। और उस समय जब 80s में क्या होता था, सब लोग ऐसा आपके हाथ लगाओ बोला। और उन्होंने मेरी एक मम्मी से बात की, बाद में बुला के और मेरी जन्म तारीख डाल के मेरा एडमिशन किया गया। और वो जो सर है, मेरा एडमिशन हो गया 80 में। और एडमिशन होने के बाद जैसे ही मैं स्कूल में गई, मैं जब मध्याह्न भोजन, क्योंकि मेरी समस्या वो नहीं थी पढ़ना, मेरी समस्या मेरी भूख मिटाना था उस समय। तो फिर स्कूल में जाने लगा, पढ़ा मैं वहाँ पर। और 85 में मेरी मेरिट रैंक आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास और 5th में 75 मार्क्स आए उसी टाइम। फिर उसके बाद मैं वही माध्यमिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से फिर पढ़ते हुए तब मेरा 89% फिर हुआ। फिर 9th 10th भैंसदेव में पहुँचा। इसी तरह 10th में फिर मेरे 75% मार्क्स आए। और उस ज़माने में 75 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम था, मगर मेरी वो जो सर ने मुझे लेके गया, मेरी वो जो खाने की भूख शिक्षा में भूख में बदल गई। क्या था, 2 वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरसते थे। जब मैं 9th में पहुंचा हूँ भैंसदेव में, तो तब भी हमें घर में लोगों ने बोला कि अभी बहुत हो गया, 8 वगैरह पढ़ लिए, अभी नौकरी वोकरी करो। मैंने नौकरी मतलब पिताजी जो खेती बाड़ी का काम करते थे। तो हमारे एक सर वहाँ पर, उन्होंने हमको सूरज सर एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने एक सपना दिखाया, सपना दिखाया मतलब क्या बोला कि आप कलेक्टर बन सकते हो। बोला क्या बोला, और वो बस वही सपना मैंने पकड़ लिया कि मुझे बनना है, आप एसडीएम कलेक्टर बन सकते हो। बेसिकली सपना कोई अगर नहीं देखता तो उसको दिखाना जरूरी है, और वो देखेगा तो सपनों के लिए काम करेगा। तो सपनों के लिए मैंने पढ़ना चालू किया। 10th में अच्छे से 10th में भी मेरिट लिस्ट स्कॉलरशिप आई। उस ज़माने में बैतूल जिले में राज्यपाल पुरस्कार मिलता था, जो 75% से ऊपर जो बच्चे होते हैं 5000 का। तो मुझे वो पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 5000 राज्यपाल के माध्यम से। और फिर मेरा जो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जो भी सर लोगों ने मुझे सहयोग से बोला कि आप कर सकते हैं। 11th एंड 12th अच्छे से किया, 12th में फर्स्ट डिवीजन हुआ। और उसके बाद में इसी तरह हमारी बीच में 12th के टाइम हमारी सिस्टर की शादी में कुछ पैसे की कमी थी,
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन दिनों में मैं हर सैटरडे संडे, हर छुट्टियों में, गर्मी के दिनों में मैं मजदूरी का काम खुद करता था। खुद मजदूरी करने जाता था। 10 रुपये मजदूरी से खेती के काम करना हो गया, महुआ चुनना, लकड़ी बीनना, यानी वो जंगलों में जाना, और यहाँ तक कि मिस्त्री का काम भी सीखा। और पूर्णतः जब कुछ समय बाद जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मैंने जो 20,000 जमा किए थे उस समय 93 में मेरे पास 20,000 जमा किए कि मुझे आगे बढ़ना है, वो 10-10, 20-20 रुपये जमा करके। और मैं उस समय छठवीं से, जब छठवीं में पढ़ता था तो 7th में सर लोगों ने बोला कि जिन भी बच्चों को कोचिंग पढ़ना है वासुदेव बैठे पढ़ाएंगे। तो मैं 300 रुपया लेता था पूरे साल के बच्चों को, और भेजने में और चिचोली डाना में 20 बच्चों को, 20 से 30 बच्चे पढ़ते थे। उन पैसों को जमा कर करके मैंने 20,000 जमा किए। मेरे सिस्टर की शादी में पैसा खर्च हो गया। अब हुआ तो मुझे जो मेरा सपना था लगा कि होगा नहीं। 12वीं पास हुआ तो फिर मुझे लगा, तो मैं बैतूल में एडमिशन के लिए आया। मेरा 68% मार्क्स थे और डिवीजन था। उसमें भी BSc एडमिशन लिया कि अभी तो इंजीनियरिंग में मैं जा नहीं सकता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, शादी में खर्च कर दिए। एडमिशन BSc यहाँ पढ़ा, देखा यहाँ पर भी रहने के लिए लगा कि 100 रुपये 200 रुपये खर्चा आ रहा है, 200 रुपये का रूम लगा, 500 रुपये खर्चा आएगा, वो भी नहीं जमा होगा। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा एडमिशन हो गया, रैंक 1 सामने लग गई, 8 दिन बाद लग गई तो बहुत खर्चा लग रहा है, मैं तो कर नहीं पाऊँगा। अभी सर के पास गया, सर मुझे एडमिशन कैंसिल करना करके बोला। बोले क्यों? नहीं सर, मेरी परिस्थिति नहीं, अभी यहाँ वर्तमान में जीने के लिए मुझे पैसा चाहिए, किसी को जानता नहीं हूँ, तो 500 रुपये महीना मुश्किल होगा। नहीं आप रहो, ये वो बोला। तो उन्होंने मुझसे लिख दिया कि स्वतः मैं अपना एडमिशन को कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे कलेक्टर बनना है, मैं भेजती जाके बन जाऊँगा। बोले कैसे बनोगे? मैंने कहा मैं आर्ट्स कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं फिर वापस भेजदी गया, वहाँ पे आर्ट्स लिया मैंने भेजदी के कॉलेज में, जो कि उसी जो हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल की कुछ रूम्स में लगता था। और मैंने उस समय में फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया 93 में। एडमिशन लेने के बाद मैं फिर 2-3 महीने पढ़ा, जिसमें हिंदी साहित्य वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह लेके और कुछ मैं पढ़ते रहा। बीच में मैंने एग्ज़ाम दिया था, हमारी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होती थी 93 में, तो भोपाल जाकर एग्ज़ाम दिया था। सर लोगों ने मुझे पढ़ाया गया था, फिर बीच में क्लासेस के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में, और मेरी रैंक आई उसमें 166। तो मैंने नहीं देखा, पर बाकी सर लोगों ने कहा कि आपकी रैंक आई, आपको एडमिशन लेना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत सारा बोला गया, पर मेरे दिमाग में पैसे का था, कोई दिक्कत नहीं। बोला आप लोग जा सकते। बोला आप यकीन नहीं करोगे, सर लोगों ने बोला कि आपका खर्चा हम करेंगे। और बोलते बोलते पूरे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, गर्ल्स स्कूल, सब बच्चों ने मिलकर मेरे लिए 10,000 रुपये का 2 रुपये का चंदा कर दिया। अब वो चंदा हुआ तो हम लोगों ने फिर मेरा इंदौर श्री गोविंदराम सक्सेना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ 93 में। सब लोगों के सहयोग से सभी ने बोला कि ये प्रतिभा बच्चा है तो हम भी 2 रुपये देंगे। इवन गर्ल्स स्कूल में मैं कभी पढ़ने नहीं गया, भेजदी गर्ल्स स्कूल, वहाँ से भी तांत्रा मैडम करके थी, बहुत ही आदरणीय सम्मानित है। और उन्होंने भी उनके स्कूल के माध्यम से 2 रुपये सभी मातृशक्ति के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से मुझे सहयोग दिया गया। और मैं वो पहला बच्चा हूँ उनके लिए कि 9th में जब मैं जाता था तब भी हाफ पैंट ही पहनता था मैं, और जूता नहीं पहना था मैंने। हमारे यहाँ भेजदी में बहुत फेमस है नवीन कटपीस साड़ी सेंटर, वो मुझे लेके गए कि आपने 10th में टॉप किया है तो 2 पैंट शर्ट, मतलब फुल वाले 2 जोड़ कपड़े, और नहीं दिलाए जूता। तो उनके लिए भी मैं अभी भी मैं उनका पूरा ज़िंदगी ऋणी हूँ, और उनके सहयोग और मार्गदर्शन का। और वो ये सब घटनाओं के बाद ऐसा लगा, मेरी भूख बढ़ती गई थी कि लोग मेरे लिए इतने हैं तो मुझे क्या देना है। उसके बाद मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ 93-97, और मेरा एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया था। मैंने उस ज़माने में कंप्यूटर साइंस टॉप चल रहा था, कम्युनिकेशन था, ऑटोमेशन में। और 97 में अपनी डिग्री मैंने 4 साल में की। मगर वो 10,000 जो है इंदौर में, उस ज़माने आपको यकीन नहीं होगा, अभी यहाँ पर मुश्किल होगा, 800 रुपये मेस का खर्चा था। कितना? 800 रुपये। और ऐसा चिल्लर खर्चे वर्चे मिला के वो 10,000 मेरे उसी 1 साल में ख़त्म हो गए। और फिर वहाँ स्टार्ट किया, फिर से कोचिंग पढ़ाना, लोगों को ट्यूशन पढ़ाना, और फिर बैंक के माध्यम से एजुकेशन लोन लिया। तो उसी टाइम 93 में कुछ एजुकेशन लोन लिया, और उस लोन के माध्यम से मेरी डिग्री 97 में कंप्लीट हुई। और कंप्लीट करने के बाद जो सपना था, जो देखा था लोगों ने देखना चाहिए, तो
तो मेरा सपना कलेक्टर ही था। इंजीनियर बनने के बावजूद भी मेरा सपना कलेक्टर ही था। लोगों ने ये बोला कि यार आर्ट्स भी करोगे तो भी कलेक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग करोगे तो भी कलेक्टर बन सकते हो, डॉक्टरी करेंगे तो भी कलेक्टर बन सकते हैं। ये मैंने दिमाग में डाला। फिर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी की। फर्स्ट टाइम में मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है पूरी यूपीएससी में नहीं है। तो मुझे अलग लगा फिर क्या करा जाए। फिर मैंने फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम दी इलेक्ट्रिकल से दी, तो मैं प्री हुआ, मैं नहीं हो पाया। फिर सोचा कि नहीं अभी मेरा सब्जेक्ट, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग से पढ़ा, 4 साल के कोर्स को अलग से पढ़ा, फिर नहीं हुआ, प्री से मेन नहीं जा पाए। सेकेंड ईयर में मैं फिजिक्स पढ़ा, फिर क्या है फिजिक्स से देता हूँ करके, फिजिक्स में मेरा ज़्यादा नंबर है, प्री हुआ। थर्ड ईयर में फिर मुझे लोगों ने बताया कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए, हिस्ट्री, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिशन। तैयारी करी पूरी मैंने, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किया, और 7 से 8 घंटे पढ़ता था, कोचिंग जाता था और उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो करते करते मेरा जो सिलेक्शन है, 1 साल जो हुआ चला है, सब काफ़ी एग्ज़ाम्स दी। आपको यकीन नहीं होगा 200 से ज़्यादा जगह मैंने टेस्ट दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, मेरा जूता घिस जाता था। बाटा का जूता, मेरा जूता घिस गया था 1 साल के अंदर में। लोगों से उधारी लेके जूता पहनता था मैं। इवन इंटरव्यू देने के टाइम यकीन नहीं करोगे, अभी ये सब मुझे तब से भी कपड़े का शौक था, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि उनका जो उनका जो फोटो आता है ना, उसमें फोटो भी दिखते हैं, क्या दिखते हैं, और उनकी डिग्रियों को देखा था मैंने। तो मुझे कपड़ों का भी ऐसा शौक रहता कि कपड़े बराबर पहनने चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो वो कपड़े उधार लेके मैंने एक इंटरव्यू दिया 97 में। यकीन नहीं करोगे, मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं जोधपुर में ओपन इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में जाने के बाद ओपन इंटरव्यू में 1000 लोग आए थे, और ओपन इंटरव्यू में एक टेस्ट होता है, दिया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। 1000 लोगों में उन्होंने 4 लोगों को लिया, और 3 लेयर की एग्ज़ाम्स वगैरह कर रखी 2 दिन की। और मेरी पहली ज्वाइनिंग थी गवर्नमेंट में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो मेरी 98 में पोस्टिंग हुई थी। और उसके पहले मैं बजाज और डिजाइन ऑटो में भी इनिशियली काम किया हूँ। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ का शुरुआत इतना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए एक ही चीज़ आदमी को चाहिए, पढ़ने की भूख और संकल्प चाहिए। बीच में संकल्प था कुछ बनने का। इसके बावजूद भी मैं आसाम में मेरी पोस्टिंग हुई, IAS बनने की इच्छा खत्म नहीं हुई, वहाँ रात रात भर पढ़ते रहा। पर वहाँ जो IAS के एग्ज़ाम के लिए जो होते हैं, आपकी तैयारी होती है, जनरल नॉलेज पढ़ना, इसको पढ़ना, उसको पढ़ना, इस किताबों को पढ़ना। और उस बाद में मैंने हमारा जो ONGC है, इसका एक एड निकला था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 98 में, और उसकी टेस्ट दी। आप यकीन नहीं करोगे, ONGC का टेस्ट अलग होता है, IAS लेवल का होता है। इवन जो IAS में होगा वो भी क्वालिफाई नहीं होता है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पर उसमें आता है इलेक्ट्रिकल, उसमें आता है मैकेनिकल, और उसमें आता है जनरल नॉलेज का क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कुछ नहीं रहेगा। आपके अंदर एबिलिटी क्या वो देखी जाती है, क्या देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है। और बेसिकली एजुकेशन नथिंग बट ये टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। काबिल और योग्य बनना, क्या है, काबिल और योग्य बनना। तो एक सर ने हमको जाते जाते बोला था कि इंजीनियरिंग करना या मेडिकल करना ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं, आपकी कैपेबिलिटी, जो आपके अंदर जो क्षमता हो उनको उभारना, और एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, यानी आपके अंदर जो करने की जो क्षमता है उसको उभार के लाना। यानी किसी तरह के कोई भी काम को आप कर सकते हैं, उसका एक सीधा सा अर्थ है, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। एजुकेशन होने का मतलब ही है, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, और उसके अंदर एक ही चीज़ चाहिए, संकल्प। अगर संकल्प आपने डाल दिया, वो मसाला है, क्या है, कि मुझे करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, आप अपने आप बढ़ते जाओगे। और ये सारी समस्याओं के अंदर में अभाव, पैसा, घर की समस्या कभी आड़े नहीं आएगी। जब तक आपका संकल्प जिंदा है, आप जिंदा रहोगे। तब तक आपका संकल्प जिंदा है, आप जिंदा रहोगे। इसलिए संकल्प एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को, हर व्यक्ति को चाहिए। इवन खेती काम करने वालों को एक संकल्प चाहिए। क्यों, उसको भी तो बढ़ना है, जरूरी थोड़ी को डॉक्टर इंजीनियर बने, पर उसको कुछ करना है। इसलिए संकल्प को एक आप बना लो। और संकल्प में बोलते हैं दृढ़ संकल्प, मुझे करना है, करके ही रहना है।
आपकी मंजिल मिलके रहेगी। तो ये जो मेरी जीवन का संक्षिप्त सार ये था। कितने भी समस्याएं ने आर्थिक समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या आ गई, इवन कॉलेज में भी बहुत सारी समस्या आती है, कभी उनसे डिगा नहीं, कभी मायूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे इन हजारों लोगों ने भेजा था। उनकी उम्मीदों पर, यानी उनकी उम्मीद जिसको बोलते हैं हमारे, उनके आशा या उनका कुछ एक उम्मीद होता है कि ये लड़का कुछ करे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? अब आपके लिए नहीं, आपसे भी कुछ लोगों ने उम्मीद की होगी ना। हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने, हमारे रिश्तेदार ने। तो हम लोग जनरली हमारे लिए नहीं है, हमारे किसी उम्मीदों के लिए भी जीना जरूरी है। किसी की उम्मीद, किसी की इच्छा क्या होती है। तो इस टाइप का एक मेरा संकटपूर्ण जीवन था। और 97 में मैंने वो 98 में आसाम जाने के बाद में IIM मेट्रोलॉजी का टेस्ट दिया। और यकीन नहीं करोगे, टेस्ट देने के बाद 20 घंटे काम करना पड़ता था। रात के 12 बजे उठ के 4 बजे ड्यूटी में जाते थे, रात को 10 बजे आते थे। उस जमाने आसाम में इतना अनस्टेबल था, सिक्योरिटी के साथ 2 लोग सिक्योरिटी वाले जाते थे और छुप के काम करने जाना पड़ता था। मतलब थोड़ा आसाम डिस्टर्ब था उस ज़माने में और उल्फा का सिस्टम था। मगर उन सब के बावजूद भी तैयारी मैंने कभी बंद नहीं की। ड्यूटी में रहते हुए भी मैं पढ़ते रहा और ONGC का टेस्ट दिया और देने के बाद मेरी रैंक 1 आई ONGC में। और रैंक 1 का एक हुआ कि डिपार्टमेंट में तो यकीन नहीं किया, हमारे जितने भी साथ के लोग थे 60 लोगों ने फॉर्म भरा। तो संडे के दिन काम आ गया, तो सब लोगों ने बोला कि हम नहीं जा पाएंगे। तो मुझे मना किया गया, आप हो जाओगे क्या सिलेक्शन? मैं बोला 110% में होने जा रहा हूँ सिलेक्शन। ऐसा बोल दिया मैंने, 110% मेरा सिलेक्शन हो रहा है। बाकी लोग जितने 60 लोगों ने फॉर्म भरा था मेरे साथ, वो कोई नहीं गया। सिर्फ गुवाहाटी में मैं टेस्ट देने अकेला गया था। आप यकीन नहीं करोगे, उनको लगा कि पढ़ता कब होगा। 4 बजे उठ के तो प्लांट में आता है, रात को 10 बजे वापस जाता है। पढ़ता खबर कुछ नहीं पढ़ा होगा, ऐसे जा रहा घूमने के लिए। ऐसा ही बोला मुझे, क्या गुवाहाटी घूमना है क्या आपको? नहीं, मुझे करके आना है। किसी को यकीन नहीं हुआ। मेरे साथ के लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था मेरे साथ में 60 लोगों ने भरा, सबने फॉर्म भरा, पर वो कोई नहीं गया। मैंने कहा मैं अकेला जाऊँगा। मैं अकेला गया, टेस्ट दिया, क्वालिफाई हुआ। उसके बावजूद भी वहाँ उस ज़माने में 98 में आसाम में लेटर लेट आते थे, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा मुझे ONGC के माध्यम से। टेलीग्राम भेजा, फिर 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा। लास्ट टेलीग्राम था, यू कम एंड ज्वाइन विदाउट डॉक्यूमेंट। हमारे सर को दिया, सीनियर मैनेजर है, अभी 80 साल के हैं, MIT मद्रास से किया था। लास्ट टाइम मैं उनको पुणे मिलने गया था। अरे यार, बोले आपका तो रैंक ज़्यादा होगा लगता है। क्या बोलता है? ज़्यादा होगा, आप जाइए। तो मैं गया और उसमें भी एक स्टोरी इंटरव्यू देने के टाइम जब सिलेक्शन हो गया, आ गया, आपको जाना है ना। आप यकीन नहीं करोगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है बिना रिजर्वेशन के। शिवसागर से होते हुए जब मैं दिल्ली जाता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन से दूसरी ट्रेन में बैठता हूँ, दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली से जाके शाम को 6 बजे ONGC के हेडक्वार्टर में, जहाँ शाम हो जाता है, और लगा कि अभी ख़त्म हो गया। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, शाम की रात तक वो गेट पे जाऊँगा। यकीन नहीं मानो आप, मेरा एक दोस्त है मेरे कॉलेज का ही, जिस धर्मशाला में, मैं धर्मशाला में रुका उस समय, तो जय धर्मशाला में, तो वहाँ अरे इंटरव्यू खत्म हो गया, बोले अभी मत जाओ। मैं ऐसे कपड़े वपड़े पहन के, सूट वूट पहन के तैयार होकर जा, खत्म नहीं, उस गेट तक जाऊँगा, हो सकता है बैठा होगा। वहाँ से गया, फिर मेन गेट में हमारा एक सीनियर मिला, जयस रजरे। अरे गया, हो गया सब, मैं ही लास्ट था। बोले आप यकीन नहीं करोगे, मैं फिर गया था, मैं जो ऐसे ही होता है गेट के ऊपर जो लिखने वाला, अरे आप इतना कहाँ मिसिंग, बोले सुबह से ढूंढ रहे हैं। गया, उन्होंने नोट किया, ओके इंटरव्यू बोर्ड पर आपको सुबह से ढूंढ रहा है, किधर है। आप यकीन नहीं, रात के 8 बजे लाइट जला के मेरा इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे को। मैं बात बोल रहा हूँ फ्रेंकली, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्यों अप्लाई किया, आप जिसमें काम कर रहे हो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें क्यों आते हो? नहीं, मुझे बड़ा करना है। फैमिली का बैकग्राउंड पूछा उन्होंने, कैसे क्या हुआ मेरे जो में आज जो बोल रहा हूँ यही उनको बोला। कुछ नहीं बोला उन्होंने, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा और बोला क्या आप और क्या कर सकते हो, बस आपका एक डिसीजन बता दो। आप जितना बड़ा सर जितना बड़ा काम बोलेंगे उससे ज़्यादा, जितना आप सोचते हो उससे सोच से बड़ा दे सकता हूँ। कुछ नहीं, इतना ही इंटरव्यू हुआ। बेसिकली
किसी आदमी को जज करने के लिए उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसका आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए? और आपको किसी परीक्षा में जाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी आत्मविश्वास चाहिए। मेरे से कोर्स होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं, ये कोर्स मैं करके ही रहूँगा, ये आज का टॉपिक ख़त्म करके ही रहूँगा। आप हर रोज़ एक संकल्प के साथ पढ़ोगे, आपका जो नॉलेज है, आपका जो मस्तिष्क है, इतना प्रिपेयर होके जाएगा, आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो माइंड है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी तो खाने से मिलती है, मगर हमारे जो ऑर्गन्स है, जो इंजाइम्स है ना, वो हमारी पॉजिटिविटी से आती है। नहीं होगा घर में समस्या, वो समस्या, अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना, आपकी एनर्जी डाउन होती है। क्या होती है? डाउन हो जाए, फिर आप जो करना चाहते हैं ना, उसमें व्यवधान आता है। ब्रेन में जो चीज़ें रखी जाती है वो रह नहीं पाएगी। तो जब भी पढ़ना है, समस्या हो सकती है, मगर समस्याओं को छोड़ के संकल्प को देखो। क्या देखो? टारगेट को देखो। आपकी मंजिल आपको बुला रही है, और बुला रही मतलब आप भूल जाओ कि मेरे मम्मी मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, मेरा टीचर सब सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अगर आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, मैं बोला उसको 2 बार धन्यवाद बोलो, उसको बोलो मैं करके रहूँगा, थैंक यू वेरी मच। उसको चुनौती के रूप में ले लो, चैलेंज में ले लो, करके रहूँगा। जब तक आप ये शब्द नहीं वापरेंगे, आप आगे बढ़ेंगे भी नहीं। कोई बोलता है, बोलने दो, सुन लो। आज आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग ग्रुप में आप लोग बैठे हैं। जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर आपको यहाँ से एक मंजिल के ऊपर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? आप ये डॉक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो क्या चाहिए आपको? पढ़ना तो है, आर्ट्स भी पढ़ना ही है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। जो इंसान ने पढ़ने का सोच लिया, संकल्प, कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस टाइप का ये था मेरा। और मैं एक्चुअली ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल है कि ये जो मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे साथ 10 बार ऐसी घटनाएं होगी जिसमें 99% मेरा मरना कंफर्म है। कितना बार? 99% की मैं अभी जिंदा नहीं रहूँगा। और जैसे बोला ना कि वो ट्रेन से जाते जाते इंट्रोजेनिक में एक्सीडेंट हो गया, और दिल्ली से जब मैं देहरादून जा रहा था तो एमपी सेंटर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, उस ओजीसी को टेस्ट देने के लिए इतना मुश्किलों से गया, जनरल में बैठ के गया, मिल के आया, ओजीसी में सिलेक्शन हो गया। और मेरी जब ज्वाइनिंग होने लगी तो बोला था ना कि विदाउट डॉक्यूमेंट ज्वाइन करो। मैं विदाउट डॉक्यूमेंट, मेरे पेपर क्योंकि जब वहाँ मेरे पास थे नहीं, तो मेरा पेपर यहाँ भेजदी में थे। तो क्या किया कि ठीक है, इतना कोई टेलीग्राम भेज रहा है तो मेरा सिलेक्शन अच्छा होगा। मैं देहरादून में गया, देहरादून में ज्वाइनिंग की मैंने, और ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा 6 महीने का ट्रेनिंग होता है वहाँ पर। ओजीसी इज हाई क्लास प्रीमियर महानवरत्न कंपनी है। महानवरत्न कंपनी जहाँ पर 6 महीने की सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जाती है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग रहती है। इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट हैं वहाँ पर 17 सब्जेक्ट है। जियोलॉजी से लगा कर आपका जियोफिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे सब्जेक्ट को नॉलेज मिलता है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होती बॉम्बे हाई में। तो वो 99 नवंबर में मैं ज्वाइनिंग करता हूँ। और वहाँ ज्वाइनिंग के बाद में वो जो बॉम्बे है, आपने सुना होगा कि सी शोर से 200 किलोमीटर दूर होता है समुद्र में। और उसमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली। जो ऑयल एंड गैस है, बेसिकली वो जैसे क्या करती है, ऑयल एंड गैस, नेचुरल ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं, अनुसंधान करके ऑयल जो सी के अंदर, सी में हो, सी के अंदर में जो अर्थ है, अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर से लगकर 5 किलोमीटर के डेप्थ में बोर करके ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो बॉम्बे हाई सी के अंदर में होता है, सी के अंदर में सारा स्ट्रक्चर रहेगा आपका, और स्ट्रक्चर में प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। वहाँ बहुत सारे मल्टीपल बोर्स रहेंगे, और उस बोर के थ्रू एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट रहते हैं, इसको ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म्स होता है। आप काफ़ी 99 ज्वाइन के बाद काफ़ी दिनों तक चलता है, बहुत ही एडवेंचरस है। बट आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, फिर वहाँ उतरेंगे, 14 डेज ड्यूटी रहती थी वहाँ पर। उसके बाद ये जैसे आप ब्लू देख रहे हैं ना इधर, इसके लिखा है सागर की लहरें धड़कन। एक्चुअली ये बुक का भी उद्गम वहीं से है। तो मुझे कविताएं लिखने का शौक था। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने आर्ट्स ले लिया,
तो सोचा था कि चलो आर्ट्स भी लेता हूँ, कलेक्टर भी बनता हूँ। और ये जो मेरा पैशन है, और सबको बोलना चाहूँगा, आपकी हॉबी और पैशन को जिंदा रखो। और आज मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। मेरा पैशन ये लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। ये अभी बुक रिसेंटली 2 तारीख को इसको मैंने पब्लिकेशन किया था, और ये अमेजन फ्लिपकार्ट पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो वो 99 से 2005 तक मैं प्लेटफॉर्म में काम करते रहा, काफ़ी चैलेंजिंग, और जिससे कि एडवेंचरस बोलते, छोटी नाव में जाना, बड़ी नाव में जाना, शिप में जाना, बाज में जाना, हेलीकॉप्टर में जाना। अब ये में यकीन नहीं करो कि एक मजदूर का बेटा, मजदूरी करने वाला लड़का हेलीकॉप्टर में डेली ऑटो से भी ज़्यादा हम बैठते थे। आप यकीन नहीं करोगे, एक बार ऐसे बोला कि इस प्लेटफॉर्म में जाना है, तो हमारा विजिट है ओनली हेलीकॉप्टर से होता था। मान लो हमारे 20 लोकेशन है, 20 जगह है, 20 जगह जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। कभी कभी बोलेंगे कि अभी मुझे सोनू के यहाँ मिल के जाना है, तो हेलीकॉप्टर ऑनबोर्ड चलते रहेगा, उतरेंगे, मिल के आएंगे, चले जाएंगे। तो इस तरह की एडवेंचरस थी, और कभी बंद नहीं होता था। और एक बार ऐसा ही हेलीकॉप्टर में एक इंसिडेंट है, पायलट को बोला कि दरवाज़ा लूज है, बराबर नहीं है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर इट बोला। नो नो सर, इट्स वेरी लूज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अरे चिंता मत करो, डोंट वरी, सरदार था। आप यकीन नहीं करोगे, फ्लाई किया। फ्लाई करने के बाद थोड़ी दूर चला, ऐसा बेंड किया, एडवेंचर चलाते हैं लोग, यकीन डोर निकल के टूट गया। सडनली एयर प्रेशर आया। एयर प्रेशर आने के बाद क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल हो गया, मतलब जैसा हवा घुस गई, तो हेलीकॉप्टर ऐसा करके इधर उधर करके बस जैसे तैसे मुझे बचा, मैं भी बच गया, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट रहता है। उतारा गया, आ गया। एक बार ऐसा हुआ, और ऐसा मल्टीपल टाइम। ऑयल एंड गैस बहुत ही रिस्की बिजनेस बोलना चाहिए गवर्नमेंट का, जहाँ आग लगातार रहती है। और ये जहाँ पर मैं काम करता था, समुद्र के अंदर था। समुद्र के अंदर में ऑयल एंड गैस, उसके ऊपर आग और पानी और आकाश, इतना ही है। क्या है वहाँ पर आग मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश, और उसके अंदर पृथ्वी अंदर दिखेगी नहीं। 2005 की एक ऐसी घटना होती है कि बॉम्बे आई, और पूरे बॉम्बे में भी वो घटना ऐसी थी, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी भारी वर्षा। और मैंने भी घर में बोला, उस दिन भी बोला कि आपको संकल्प बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैंने बोला कि सर मौसम ख़राब होने वाला, कुछ गड़बड़ होगा। तो हमारे लोगों को बोला कि यार ये फायर डिटेक्टर्स होते हैं ना, जो फायर को डिटेक्ट करते हैं, फ्लेम को डिटेक्ट करते हैं, तो हमारा सिस्टम होता है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, टोटल प्लांट है ऑटोमेटिक, आपको कंट्रोल में सब बैठे रहेंगे, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ एक स्क्रीन पे दिखता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे से, और अभी बहुत एडवांस हो गया है, फुल्ली रोबोटिक्स में काम करते हैं, अभी कोई आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने मुझे बोला गया कि नहीं आप कुछ भी सोचते हो। नहीं सर। तो हमारा एक दोस्त है जो सीनियर था, मेरी घड़ी घूम गई है। मैंने बोला कि यार घड़ी घूमना अच्छी बात नहीं, घड़ी सही नहीं चल रही है। अरे ऐसा मत बोलो। मैंने देखो यार कितनी बड़ी नाव है, इसमें अगर टकराएंगे तो आदमी मर जाएगा। तो लोगों ने बोला कि ठीक है काम कर लेते हैं। यकीन नहीं करोगे, और हमारी मम्मी का 2005 में ऑपरेशन हुआ था उसी में जुलाई में, और वो हुआ था 18 जुलाई को। तो मैं उनका यूट्रस कैंसर हुआ था। तो उस समय सैलरी थी वैसी 10,000 12,000, पर बैंक और ATM नहीं मिलता था। तो बॉम्बे में 1 वीक के लिए गया, और हमको सुविधा है, आने जाने का किराया मिलता था। बॉम्बे गया, ज्वाइन किया प्लेटफॉर्म में। बोले क्यों आ रहा है? मैंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पैसा निकाल के जाऊँगा, लोगों से मिल के जाऊँगा। आप यकीन नहीं करो, मम्मी का ऑपरेशन हो गया। मैं गया प्लेटफॉर्म में, 1 हफ्ते काम किया। 1 हफ्ते के बाद 26 जुलाई को हेलीकॉप्टर में बैठ गए हम लोग, सभी लोग। उधर से एविएशन जिसको बोलते हैं, एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल बोलता है, बॉम्बे हेवीली फ्लडेड, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता है, रनवे पानी में भर गया है, आप नहीं जा सकते। फिर वापस हम लोग उतर आ जाते हैं। उतरने के बाद क्या होता है उन घटनाओं में कि सब लोगों ने बोला कि भारी बहुत बारिश हो रही है, और एक हमारा बहुत वेसल होता है समुद्र सुरक्षा नाम। आप यकीन नहीं करोगे, जितने MCI की बिल्डिंग उससे भी बड़ा होता है। 500 मीटर का लेंथ का जहाज, आधा किलोमीटर लंबा, जिसपे हेलीडेक होता है, सब कुछ होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, और बहुत ही एडवांस रहता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो एक आदमी को लिफ्ट करने के लिए हमारी क्रेन से उसका उपयोग किया गया। और बहुत बारिश तेज है, बहुत लहरें बड़ी बड़ी है। ये जो बोलो ना सागर की लहरें 20 मीटर मतलब आप सोच लो फीट में 50-60 फीट की लहरें चल रही थी। उस आदमी को उठाने के टाइम में जहाज का कंट्रोल फेल हो जाता है, और उसका जो हेलीडेक होता है, हमारी ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन को टकराने से गैस निकल जाती है। और जो हेलीडेक होता है
वो होता है लोहे का, तो वो फंस जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, रबिंग होता है। बेसिकली दो मेटल को अगर कंटिन्यूस रब किया जाए तो स्पार्क जनरेट होता है, और स्पार्क के लिए क्या हुआ, गैस ऑलरेडी थी, जैसे स्पार्क जनरेट हुआ आग लग गई। अब यकीन नहीं करो, कंट्रोल में हम लोग देखा कि अनकंट्रोल्ड है आग, सब लोगों को कूदने के लिए बोला गया, सब लोग कूद गए, मैं सबसे लास्ट बचा था और हमारे 4 लोग कंट्रोल रूम में। आप यकीन नहीं करोगे 6 लोग रहते हैं, तो हमारे 2 लोगों को बोला कि आप कभी मतलब अभी उनको मैं बहुत ये मानता हूँ, वो अभी हमारे साथ नहीं रहे, मेरे साथ थे राजीव कुमार और प्रसाद जी, और प्रसाद हमारा एक सर थे, उनका एक भाई 1 दिन पहले एक्सपायर हो गया और हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता है। पहले तो उनका भाई लखनऊ में एक्सपायर हो गया, उनको जाना था, उनको बोला कि आप आइए सर। अब क्या हुआ, 2 मिनट बोलते ना, अभी इस कंट्रोल रूम से मुझे जाना है, मान लीजिए अभी हाल है और कुछ हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आपका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि निकल जाओ। तो परिस्थितियों का, संकट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली 2 मिनट में मैं भागते हुए चला गया और समुद्र में कूद गया, लाइफ जैकेट डाल के, कुछ भी नहीं सोचा। मगर जो लोग रह गए 2 मिनट की डेली में, सब लोग आग में जल के मर गए। मतलब और उस दिन जब समुद्र में कूदता हूँ 10 घंटे फ्लोट करके बचा समुद्र के पानी में, 10 आवर्स, और वो भी 4 बजे से लगाकर रात के 3 बजे तक, और मुझे 3 बजे रेस्क्यू किया गया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये इस तरह की घटना है कि आदमी संकल्प तो था, मगर उसमें एक अदृश्य शक्ति होती है। मैं बोलता, हमारे एक एम्प्लॉई रात में 8 बजे टकरा गया, अरे कौन? सर मैं हूँ राजन। तो उनको बोला कि सर आप सही बोलते हो, ज़िंदगी में सही भी काम सही टाइम पे करना चाहिए। मगर मैंने उनको ये बोला, हम सुबह तक जिंदा रहेंगे। क्या बोला? हम सुबह तक जिंदा रहेंगे। मेरी घड़ी थी, घड़ी में बोला अभी 8 बज रहे हैं, अभी हमको सिर्फ 8 घंटे की ज़रूरत है। क्या है? 8 घंटे में सूरज निकल जाएगा। और काली अंधेरी रात, बहुत तेज वर्षा, और ऊपर में पूरा एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, डोनियर है, नेवी है, कोस्टल गार्ड, सब कुछ हो रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है? और सागर की लहरें इतनी बड़ी बड़ी है ना, जहाज भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो सागर की लहरों से तो एक्सीडेंट हो गया। जब जहाज इतना टकरा के टूट सकता, तो मैं तो एक कण हूँ। क्या हूँ? मगर कण को जीवित रखने के लिए भी इस प्रकृति शक्ति है। मैं ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे जीवित रखा है, नहीं तो अग्नि, जल, वायु, आकाश से कोई लड़ा नहीं, ना कोई लड़ सकता है, कोई लड़ नहीं सकता, ना लड़ेगा भी नहीं। अभी भी आपको आग लग जाए तो आपको बड़ा मुश्किल होता है, वैसे आकाश में जाओ, अगर आपको हवा आती है तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से ज़िंदगी में अग्नि और जल संघर्ष के बाद ज़िंदगी बची है। और मेरा अभी तब से मैं लोगों को बोलता हूँ कि लाइफ मुझे किसी की उम्मीदों से, किसी की दुआओं से बचे, और वो दुआएं हैं। तो जिन जिन लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं दी, उनको हमेशा धन्यवाद बोलता हूँ कि प्रकृति शक्ति उन सबको भी शक्ति दे। और आज सम्मानित राजा ध्रुव सर ने मुझे यहाँ आकर आप सबके सामने मेरी लाइफ स्टोरी या मेरा जीवन संघर्ष के बारे में बोलने का भी मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिकली ये जो मैंने घटना बोली है सागर की लहरी को, एक्चुअली मैंने कविता के रूप में भी डाला है बेसिकली, क्योंकि कि ये तो काफ़ी बड़ी किताब है, पर उसमें ऐसा है कि मैं तो 10 मिनट लूँगा आप लोगों का। नीले नीले क्षितिज गगन में, नीले नीले आसमान के तले अनंत जीव, आसमान के तले अनंत जीव, अनगिनत जीवन सोच से परे, अनगिनत जीव सोच से परे, धड़कन मन की उड़ान लिए, धड़कन मन की उड़ान लिए, नैनों की पहुँच से परे, नैनों की पहुँच से परे, समुद्र के बालपन को देखा है, सागर का रौद्र रूप देखा है, सागर का रौद्र रूप देखा है, बाल से यौवन और यौवन से रौद्र रूप को भी देखा है। क्षण भंगुर बनती लहरें, ऊंची ऊंची बनती मिटती लहरें, ऊंची ऊंची बनती मिटती लहरें। कभी कभी देखने से दिल की धड़कनें और गति भी थम से जाए, दिल की धड़कनें गति भी थम से जाए। सागर की भयावह लहरें, सागर की भयावह लहरें, लहरों का रौद्र रूप, मूसलाधार वर्षा, काली अंधेरी रात, हर पल जीना हर पल मरना, हर पल जीना हर पल मरना, प्रियजनों की याद लिए
दिल की धड़कनों में सजोए, दिल की धड़कनों में सजोए, धर्म की अनुभूति लिए, धर्म की अनुभूति लिए एक छोटी सी जहाज की अनहोनी टक्कर से, एक छोटी सी जहाज की अनहोनी टक्कर से मनुष्य के हौसले को कमज़ोर कर दिया। एक छोटी सी जहाज के टक्कर ने मनुष्य के हौसले को कमज़ोर कर दिया। अग्नि के विकराल रूप से, अग्नि के विकराल भर में जीवन के अस्तित्व को, अग्नि के विकराल रूप से पल अस्तित्व को, सपनों को टूटते हुए देखा है, सपनों को टूटते हुए देखा है। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों से, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों से मौतों को समेटते हुए देखा है, मौतों को समेटते हुए देखा है। उस अग्नि संघर्ष से बची जिंदगी, उस अग्नि संघर्ष से बची जिंदगी अनियंत्रित समुद्र के हवाले थी। हौसले और हिम्मत ने उस सभी को जिंदगी दी, हार कर भी हार नहीं माने। जिंदगी के जल संघर्ष में जीत का अंतिम प्रयास, विज्ञान का अनुसंधान, प्रकृति की असीम शक्ति की अनुभूति, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। संकल्प जीवन का मूल है, सब शेष समझ का फेर है। सत्य क्या है? दुर्घटना या घटना का घटित होना या होना न होना, दोनों ही सत्य है। जिनकी धड़कनें थम गई और जिनकी धड़कनें है, दुर्घटना के बाद परिवर्तन और परिवार के साथ क्या क्या होता है, ये सब प्रश्न अनुत्तरित है। जिंदगी में परिवार के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, जीवन में परिवार के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा अनुत्तरित है, क्योंकि प्रकृति की असीम शक्ति से न कोई जीता है न जीत पाएगा। दुर्घटना के बाद यादें ही धड़कनों में होती है, जब कोई जिक्र आता है धड़कनें रुक सी जाती है। कुछ पलों के लिए आंखों के सामने काली अंधेरी रात, भयावह सागर की लहरें, दुर्घटना का दृश्य सामने आ जाता है। काश जिंदगी में जीने का दूसरा मौका ना दिया होता। उस दिन लहरों के साथ जिंदगी के जलघर्ष में संघर्ष का आत्मविश्वास न दिखाया होता, उतना साहस न दिखाया होता। आज राही की अविस्मरणीय यादें आपको लिखकर कह नहीं पाता। परम शक्ति प्रकृति को धन्यवाद है, जो आज 5 तत्वों से जीवन उत्पत्ति और अनंत इसी से है राही। संघर्ष को निमित्त है, शरीर की निर्मिति है, सागर की लहरें, दिल की धड़कन, अग्नि, जल, वायु और आकाश। परम शक्ति प्रकृति को धन्यवाद है, दिल की धड़कनों को दोबारा जो धड़कने का मौका दिया। क्षणभंगुर बनती मिटती लहरें, धड़कनों ने दिल में धड़कने का मौका दिया। मेरी कविताएँ थी और आपका एक मंजिल होगा सभी लोगों का, तो मैं जिसको हम लोग कहते हैं कि अभी मंजिल बाकी है। एक्चुअली मैंने भी कभी पढ़ना छोड़ा नहीं, अभी मैं पढ़ता हूँ और इंसान को कभी पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं आपको